जला कर कोई शम्मा कैसे कहेगा कि देखो यहाँ पर ना परवाना आए आए। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने मेरी जान जाए। हुआ हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में हम भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं, भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किन चीजों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, किन चीजों पर बल देना चाहते हैं, उसका एक खाका खींचने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति जी का भाषण देश के सामान्य मानवी ने जिस आशा आकांक्षाओं के साथ इस सदन में हम सबको भेजा है, उसका एक प्रकार से प्रतिध्वनि है। और इसलिए इस भाषण का धन्यवाद एक प्रकार से देश के कोटि-कोटि जनों का भी धन्यवाद है। एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध, समावेशी ऐसा राष्ट्र का सपना हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने देखा है। उसको पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध होकर के अधिक गति, अधिक तीव्रता के साथ हम सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना, ये समय की मांग है, देश की अपेक्षा है। और आज के वैश्विक वातावरण में ये अवसर भारत ने खोना नहीं चाहिए। उस मिजाज के साथ हम आगे बढ़ें, हम सभी मिलकर के आगे बढ़ें। मैं समझता हूं कि देश की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में आने वाली हर चुनौती, हर बाधा को हम पार कर सकते हैं। इस चर्चा में करीब 60 आदरणीय सांसदों ने हिस्सा लिया। जो पहली बार आए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात को रखने का प्रयास किया, चर्चा को सार्थक बनाने का प्रयास किया। जो अनुभवी हैं, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ाया। श्रीमान अधीर रंजन चौधरी जी, श्री टी.आर. बालू जी, श्री दयानिधि मारन जी, श्रीमान सौगत राय जी, जयदेव जी, सुश्री महुआ मित्रा, पी.वी. मिथुन रेड्डी जी, विनायक जी राउत, राजीव रंजन सिंह जी, पिनाकी मिश्रा, कुंवर दानी सड़ी, श्री नामा नागेश्वर राव, डॉक्टर अमोल राम सिंह, मोहम्मद आजम खान, असाउद्दीन ओवैसी, श्री प्रताप चंद्र सारंगी, डॉक्टर हिना गावित समेत अन्य सभी का इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये बात सही है कि हम सब मनुष्य हैं। 30 दिन में जो मन पे छाप रहती है, प्रभाव रहता है, निकलना जरा कठिन होता है। और उसके कारण चुनावी भाषणों का भी थोड़ा बहुत असर नजर आता था। वही बातें यहां भी सुनने को मिल रही थी।
लेकिन शायद वो प्रकृति का नियम है और इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपको भी इस गरिमापूर्ण पद पर जिस प्रकार से आपने इस सदन का संचालन किया, पूरी चर्चा को सबको विश्वास में लेते हुए आगे बढ़ाया। आप इस पद पर नए हैं और जब आप नए होते हैं तो कुछ लोगों का मन भी करता है जरा आपको शुरू में ही परेशानी में डालते हैं, लेकिन सब बावजूद स्थितियों के बावजूद भी आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से इन सारी चीजों को चलाया। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं सदन को भी, नए स्पीकर महोदय को सहयोग देने के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कई दशकों के बाद देश ने एक मजबूत जनादेश दिया है। एक सरकार को दोबारा फिर से लाए हैं, पहले से अधिक शक्ति देकर के लाए हैं। आज के सामान्य वातावरण में भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में हर भारतीय के लिए गौरव करने का विषय है कि हमारा मतदाता कितना जागरूक है, वो अपने से ज्यादा अपने देश को कितना प्यार करता है, अपने से ज्यादा अपने देश के लिए किस प्रकार से वो निर्णय करता है, इस चुनाव में साफ साफ नजर आया है। और इसलिए देश के मतदाता अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी पूरी टीम को संतोष है कि 2014 में जबकि हम पूरी तरह नए थे, देश के लिए भी हम अपरिचित थे, लेकिन उस स्थितियों से बाहर निकलने के लिए देश ने एक प्रयोग के रूप में, चलो भाई जो भी है इनसे तो बचेंगे, और हमें मौका दिया। लेकिन 2019 का जनादेश पूरी तरह कसौटी पर कसने के बाद, हर तराजू पर तोले जाने के बाद पल पल को जनता जनार्दन ने बड़ी बारीकी से देखा है, परखा है, जांचा है और उससे आधार पर समझा है और तब जाकर के दोबारा में बिठाया है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। चाहे जीतने वाला हो, हारने वाला हो, चाहे मैदान में था या मैदान के बाहर था, हर किसी के लिए इस विजय को सरकार के 5 साल के कठोर परिश्रम, सरकार के 5 साल का जनता जनार्दन के सुख सुविधा के लिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण रूप से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इन नीतियों को लागू करने का सफल प्रयास, उसको लोगों ने फिर से एक बार अपना अनुमोदन देकर के देश की सेवा करने के लिए दोबारा बिठाया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यक्ति के रूप में जीवन में इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता है जब जनता जनार्दन, जो कि ईश्वर का रूप होती है,
वो आपके काम को अनुमोदित करती है। ये सिर्फ चुनाव की जीत और हार आंकड़े उसका खेल नहीं है जी। ये जीवन की उन आस्था का खेल है जहां कमिटमेंट क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, जनता जनार्दन के लिए जीना, जनता जनार्दन के लिए जूझना, जनता जनार्दन के लिए खपना, ये क्या होता है। ये 5 साल की अखंड एक निष्ठ अविरत तपस्या का जब फल मिलता है तो उसका संतोष एक आध्यात्म की अनुभूति कराता है। और इसलिए कौन हारा कौन जीता, इस दायरे में इस चुनाव को देखना मेरे सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। मैं इससे कुछ आगे सोचता हूं और इसलिए मुझे 130 करोड़ देशवासियों के उनके सपने, उनकी आशा आकांक्षा, ये मेरे नजर में रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में जब देश की जनता ने अवसर दिया, पहली बार मुझे सेंट्रल हॉल में वक्तव्य देने का मौका मिला था और सहज भाव से मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। आज उस 5 साल के कार्यकाल के बाद बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, और जो संतोष जनता जनार्दन ने ईवीएम के बटन को दबा करके भी व्यक्त किया है। जब चर्चा का प्रारंभ हुआ, पहली बार सदन में आए हुए श्रीमान प्रताप सारंगी जी ने और आदिवासी समाज से आई हुई हमारी बहन डॉक्टर हिना गावित जी ने जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत किया, जिस बारीकी से चीजों को रखा, मैं समझता हूं उसके बाद मैं कुछ भी न बोलूं तो भी बात पहुंच। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए, सार्वजनिक जीवन में जिन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्होंने एक बात हमेशा कही और वो अंत्योदय की कही। आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान की भलाई की बात कही। चाहे पूज्य बापू हो, चाहे बाबा साहब आम्बेडकर हो, चाहे लोहिया जी हो या दीनदयाल जी हो, हर किसी ने इसी बात को कहा। पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमारे मन में यही भाव रहा, जिसका कोई नहीं है उसके लिए सरकार ही सिर्फ होती है। हमने देश आजाद होने के बाद एक ऐसा कल्चर जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया, या तो उसको बढ़ाने में बल दे दिया, और मैं शब्द प्रयोग हम करता हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। हमने न जाने अनजाने में एक ऐसा कल्चर प्रसारित किया जिसमें देश के सामान्य मानवीय को अपने हक के लिए व्यवस्थाओं के साथ जूझना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको लड़ना पड़ता है। क्या इस आजादी के लिए वो निकला था? क्या सामान्य मानवीय उसके हक की चीजें सहज रूप से व्यवस्था के तहत जिसका वो हकदार है वो उसे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और मिले या न मिले, वो शिकायत करे या न करे, हमने मान लिया था कि ये तो सब ऐसे ही चलता है।
मैं जानता हूं इस चीजों को बदलने में कितनी मेहनत लगती है, राज्यों को भी ऑन बोर्ड लाने में कितनी तकलीफ होती है, और 70 साल की बीमारियों को 5 साल में पूरा करना कठिन होता है। लेकिन मैं इस संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमने दिशा वो पकड़ी, कठिनाइयों के बावजूद भी उस दिशा को हमने छोड़ा नहीं। न डाइवर्ट न डाइल्यूट, हम उस मकसद से चलते रहे और ये देश दूध का दूध, पानी का पानी भली भांति कर सकता है। और उसने शौचालय को सिर्फ 4 दीवार नहीं समझा, घर में चूल्हा पहुंचा तो सिर्फ खाना ढंग से पका उतना नहीं समझा। उन हर व्यवस्था के पीछे उस मकसद को उसने समझा कि आखिरकार ये क्यों कर रही है सरकार। मैंने तो चूल्हा मांगा नहीं था, मैंने तो बिजली के कनेक्शन के बिना जिंदगी गुजार दी थी, वो क्यों कर रहे हैं। पहले प्रश्न उठता था क्यों नहीं करते हैं, आज उसके मन में विश्वास पैदा हुआ कि ये क्यों करते हैं। क्यों नहीं करते हैं से लेकर के क्यों करते हैं, ये यात्रा बड़ी लंबी थी, लेकिन उसमें विश्वास भरा हुआ था जिसने अपनेपन को उजागर कर दिया और जो आज देश में एक नए सामर्थ्य की अनुभूति करा रहा है, और उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। ये बात सही है कि जिस प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट के रूप में देश गरीबी से जब जूझ रहा है, तो उनको उन योजनाओं के तहत ईज ऑफ लिविंग के लिए जो भी एक सामान्य मानवीय की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो, लेकिन देश आगे भी बढ़ना चाहिए। गरीबों का कल्याण हो, गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का एम्पावरमेंट हो, लेकिन साथ साथ आधुनिक भारत को भी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी पटरी पर विकास की धारा चलनी चाहिए जहां एक तरफ वेलफेयर को लेकर के ध्यान केंद्रित हो, सामान्य मानवीय की जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भरपूर प्रयास हो, और दूसरी तरफ वो पटरी हो जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे। देश को आधुनिक बनाने के लिए योजनाओं को लागू करे, और हमने उन दोनों तरफ बल दिया, और हाईवेज हो या हाईवेज हो, वाटरवेज हो, रेल हो या रोड हो, उड़ान योजना से हवाई जहाज की व्यवस्था हो, स्टार्टअप हो, इनोवेशन हो, टिंकरिंग लैब से लेकर के चंद्रयान तक की यात्रा की कल्पना हो, इन सारी चीजों को एक आधुनिक भारत और एक अनेक चुनौतियों से जड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना। यहां बहुत अच्छी बातें बताई गई, कुछ तीखी बातें भी बताई गई, ज्यादातर चुनावी सभाओं की छाया वाली बातें भी बताई गई। हर एक का अपना अपना एक एजेंडा होता है, उसके लिए मुझे कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन यहां कहा गया कि हमारी ऊंचाई को कोई कम नहीं कर सकता है। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम हमारी लकीर लंबी करने के लिए जिंदगी खपा देते हैं। और आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो गई। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। आप इतने ऊंचे चले गए हैं
कि जो जमीन पर है वो आपको तुच्छ दिखता है, और इसलिए आपका और ऊंचा होना मेरे लिए अत्यंत संतोष और आनंद। और मेरी कामना है कि आप और ऊंचे बढ़े। हमारी आपसे ऊंचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं, क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं। हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है। हमारा सपना, हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पा करके और मजबूती देश को देना, ये हमारा रास्ता है। और इसलिए जिस स्पर्धा में हम नहीं हैं, उस स्पर्धा में हम तो आपको शुभकामनाएं ही देते रहेंगे। और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे जाइए। मैं देख रहा हूं कि बार बार चर्चा आती है, लेकिन 10 फॉर एंड नो फर्दर एक बार पूरा हो जाना चाहिए। ये बात सही है कि कुछ लोगों के लिए लगाव होता है, अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनको परेशानी हो जाती है। जैसे नाम न आने से भी जैसे अपमानित कर दिया ऐसा महसूस होता है। हो सकता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, 2004 से पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो, वो रखो। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे लगता। और वो बड़े बड़े लोग थे, मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन लाल किले पर से शायद वेरीफाई करना चाहिए, शायद मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने 2 बार ये कहा है कि आजादी से लेकर के अब तक केंद्र की और राज्य की जितनी भी सरकारें हुई, सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है। इस सदन में भी अनेक बार मैं कह चुका हूं, आज दोबारा कहता हूं, हम वो लोग नहीं हैं। और इसलिए बार बार ये कहना, हां, उनकी अपेक्षा है वो ही नाम आए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं, हम लोगों का कैरेक्टर क्या है, हम लोगों का चरित्र, हमारी सोच क्या है, जानकारी के लिए, तभी आपको समझने में सुविधा होगी। सबको नहीं होती है। गुजरात में मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला। गुजरात के 50 साल हुए थे, गोल्डन जुबिली ईयर था। उस गोल्डन जुबिली ईयर का अनेक कार्यक्रम किए, सबको साथ लेकर के किए। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम मैं आज यहां बताना चाहता हूं। मैंने सूचना की सरकार को कि 50 साल में जो राज्यपाल महोदय के भाषण हुए हैं, उन भाषणों को कंपाइल करके उसका एक ग्रंथ निकाला जाए और वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनना चाहिए। अब मुझे बताएं कि 50 साल तक गवर्नर का भाषण मतलब किसका भाषण था? उस समय की सरकारों की एक प्रकार से वाहवाही कहो या उस समय की सरकारों के काम की का उसमें लेखा जोखा था। हमारे दल की सरकारें नहीं थी, लेकिन ये हमारी सोच का हिस्सा है कि शासन चलाने की व्यवस्था में जो भी है
देश को आगे ले जाने में जिसकी भूमिका है, और वो पूर्णतः सकारात्मक था। किसी अखबार के एडिटोरियल का कंपाइलेशन नहीं छापा था, गवर्नर के भाषणों का छापा है, और आज भी उपलब्ध है, जाकर के देखें। और इसलिए ये कहना कि देश में पहले के जो काम हुए उसको हम बिल्कुल गिनते ही नहीं हैं, और बार बार हमको सुनाते रहना, ये सुनाने का उन्हीं को हक है जिन्होंने कभी किसी को स्वीकार किया हो। वरना देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलता, उनके कार्यकाल में पहली टर्म के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार के बाहर के व्यक्तियों को कुछ नहीं मिलता है। ये हम हैं, हमारी सोच है। प्रणव दा किस दल से थे, किस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन खपाया, उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं। उनके देश के लिए योगदान था, भारत रत्न का निर्णय हम कर सकते हैं। और इसलिए कृपा करके मैंने ये कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार ये हमको सुनाया जाता है, तो फिर thus far and no further, आज मैं रिकॉर्ड पर ये चीजें रखना चाहता हूं कि ऐसा कृपा करके बार बार मत बोलिए। हम किसी के योगदान को नकारते नहीं है जी। और जब हम कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया है, तो 125 करोड़ देशवासियों में सबको आते हैं जी। और इसलिए कृपा करके हम चर्चाओं को इतना छोटा न बना दें। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने हर चीज में कल तो बड़े नारे बुलवा लिए, किसने किया, किसने किया, किसने किया। आज 25 जून है साहब, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है, उसका वो जीता जाता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कैसे किसी कोई ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है, ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था, ये स्मरण कराना जरूरी होता है। किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता है। और इसलिए उन संपर्कों की पूरी के लिए
उस समय जबकि मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर कोई लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी, पकड़ लेगी, ऐसे वातावरण में मेरे देश के नागरिकों की सामर्थ्य देखिए, इनका ताकत देखिए। जाति, पंथ, संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था और लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुनः प्रस्थापित किया था। ये मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है। इस बार फिर एक बार जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा सबसे परे उठर करके सिर्फ और सिर्फ देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार फिर से एक बार देश से मतदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में दो महत्वपूर्ण अवसरों का उल्लेख किया है। एक गांधी 150 और दूसरा आजादी 75। व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का जीवन हो, समाज का जीवन हो, कुछ तारीखें होती हैं जो नया जज्बा पैदा करती हैं, जीवन को प्राणवान बनाने का अवसर बन जाती हैं, संकल्पों को पूर्ण करने के लिए समर्पण के भाव से जोड़ देती हैं। भारत के जीवन में भी आज हमारे पास पूज्य बापू से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं है। आज हमारे पास आजादी के लिए मर मिटने वाले वीरों से बड़ी कोई यादें नहीं है। यह अवसर खोना नहीं चाहिए। देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनका पुण्य स्मरण करते हुए, जिन्होंने यातनाएं झेली, जिन्होंने अपनी जवानी मां भारती के लिए न्यौछावर कर दी, उनका पुण्य स्मरण करते हुए और देश में आजादी के लिए जन आंदोलन सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले पूज्य बापू का स्मरण करते हुए इन तारीखों का एक अवसर बना करके हम देश में फिर से एक बार स्पिरिट पैदा कर सकते हैं। और ये सरकार का एजेंडा नहीं हो सकता है, किसी दल का एजेंडा नहीं हो सकता है, ये पूरे देश का एजेंडा होता है। इसमें दल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ देश होता है। राष्ट्रपति जी ने इस बात को कहा है। हमारे लिए संकल्प की घड़ी है। चुनाव के मैदान में तू मैं जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये एक अवसर है, इसको हम पकड़े। आजादी के पहले देश के लिए मरने का मिजाज था, आज आजादी 75 पर देश के लिए जीने का मिजाज पैदा करने का हमें अवसर मिला। मैं इस सदन में सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं,